तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो के अंदर हम अमेरिकन ड्रामा सीरीज अनबिलीवेबल को डिस्कस करने जा रहे हैं। अनबिलीवेबल एक ऐसी टीनएजर लड़की की कहानी है जिसपे ये आरोप लगा है कि उसने अपने रेप की झूठी कहानी बनाई है, लेकिन 2 फीमेल डिटेक्टिव सच का पता लगाती हैं। ये 2019 में रिलीज हुई थी और अगर हम इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 8.4 स्टार आउट ऑफ 10। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 2008 से, जिसमें हमें वाशिंगटन DC का शहर लिनवुड दिखाया जाता है और इस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे जब एक सरकारी डिपार्टमेंट के सामने पुलिस की कार आके रुकती है। अब इस डिपार्टमेंट में हम मैरी को उसकी फोस्टर्स मदर जूथियत के साथ देखते हैं और यहाँ के हालात से लग रहा था कि ये दोनों किसी मुसीबत में हैं। इतने में किसी ने दरवाजा खटकाया तो जूठिया समझ गई कि उनकी हेल्प के लिए पुलिस वाले आगे हैं। पुलिस ऑफिसर करण ने उन्हें अपना इंट्रोडक्शन करवाया और फिर मैरी से पूछा कि क्या मामला है। तो मैरी ने बताया कि उसके साथ रेप हुआ है। अब इतना बताने से वो पुलिस तक तो नहीं पहुंच सकते थे और इसके लिए उन्हें मजीद डिटेल की जरूरत थी। फिर क्या था, मैरी ने उन्हें स्टार्ट से बताना शुरू किया। उसने बताया कि उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी और इस चक्कर में वो रात 3 बजे तक सोई। गहरी नींद में उसे होश न रहा और वो अनजान आदमी उसके कमरे में घुस आया। उसने आते ही मैरी को शूलेसी से बांधा और उसे धमकी दी कि ज्यादा छू चरागी तो मौत भी हो सकती है, और फिर उसकी आंखों पे पट्टी बांध के उसका रेप किया। अब ये सवाल ऐसे थे जिसे बताते हुए उसे शर्म आ रही थी। वो इस तरह के सवालात के जवाब देना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन वो जानती थी कि इसके बगैर मुजरिम तक पहुंचना नामुमकिन है। रेप करके जाने से पहले उसने मैरी की कुछ नेकेड तस्वीरें ली और ये धमकी दी कि अगर पुलिस को बताने की कोशिश की तो नाम और पते के साथ ये तस्वीर इंटरनेट पे वायरल कर दी जाएंगी। करण ने उसके हुलिये के बारे में पूछा। उसकी आंखों पे तो पट्टी बंधी थी, लेकिन फिर भी वो कुछ देख पाई। उस आदमी की हाइट 6 फुट थी, रंग गोरा और आंखें ब्राउन कलर की थी। बयान खत्म होने के फौरन बाद डिटेक्टिव रॉबर्ट और ब्यूट भी वहाँ पे आ जाते हैं और ये बताते हुए कि मैरी के केस की इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करनी है और वो मैरी से एक बार फिर से तफसील से सब कुछ पूछने लगते हैं। और मैरी, जो कि इंस्पेक्टर करण को सब कुछ बता चुकी थी, उसे एक बार फिर से सारी स्टोरी बतानी पड़ती है और इसके बाद उसे मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पे तीसरी बार उसके साथ जो कुछ हुआ उसे फिर से बताना पड़ता है, क्योंकि मेडिकल वालों को भी अपने पास रिकॉर्ड रखना जरूरी था। और इसके बाद उसके कपड़े वगैरह जांच पड़ताल करने के लिए ले लिए गए, क्योंकि रेपिस्ट का स्पर्म वगैरह उसके कपड़ों पे हो सकता है। बिना कपड़ों की उसकी तस्वीरें ली गई, यूरिन टेस्ट हुआ, गर्ल्स वो सभी टेस्ट लिए गए जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी थे। इधर फोरेंसिक वाले भी सबूत ढूंढने में जुटे हुए थे। आस पड़ोस में सबसे पूछताछ की गई, किसी ने कुछ नहीं देखा था और यहाँ तक कि घर में किसी के घुसने के सबूत भी नहीं मिले और यहाँ तक कि एक फिंगरप्रिंट भी नहीं मिला। इधर मैरी टेस्ट करवाने के बाद अपने काउंसलर के साथ घर लौट आई। ये सरकारी डिपार्टमेंट उन लोगों के लिए था जो अनाथ थे। अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से उन बच्चों को ये मकान मिला था ताकि गवर्नमेंट की हेल्प से और अपनी मदद आप के तहत ये अपनी जिंदगी में सरवाइव कर पाएं। मैरी के घर आने के बाद उसके सारे यहाँ पे रहने वाले फ्रेंड्स उसके दुख में शामिल हुए। ये सभी उसके लिए दुखी थे। इतना सब कुछ होने के बाद मैरी को एहसास हुआ कि सोने से पहले घर की सारी खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह से बंद करने चाहिए, क्योंकि दरवाजा खुला छोड़ने की वजह से उसे बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। मैरी जब सोने के लिए आंखें बंद करती है तो बार बार उसी शख्स का चेहरा उसके सामने घूमता है। अब थक हारने के बाद वो अपनी फोस्टर्स मदर कॉलिन को फोन लगाती है और वो कॉलिन को सारी बात बताती है। ये जान के कॉलिन और उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आखिर मैरी के साथ ये सब क्या हो गया। अब अगली सुबह मैरी को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया गया। ये चौथी बार था जब उसे अपने साथ हुए रेप के बारे में बयान देने को कहा गया। उसके लिए तो एक बार भी बताना मुश्किल था, लेकिन बार बार सभी वही सवाल पूछे जा रहे थे। गलती किसी और की थी और फेस उसे करना पड़ रहा था। खैर, रॉबर्ट को उसने फिर से वही सारी बात बताई। मैरी ने उन्हें सब कुछ फिर से एक बार बताया कि किस तरह से रेप करने के बाद जब वो यहाँ से चला गया तो मैरी ने किसी तरह से अपना मुंह खोला, दराज से कैंची निकाली, शूलेसिस को काटा और अपने हाथ खोले और इसके बाद अपने फोस्टर्स मदर जोलित को कॉल की। वो आई और फिर पुलिस को कॉल किया। बयान देने के बाद रॉबर्ट ने उसे एक फॉर्म दिया जिसमें मैरी ने जो कुछ अभी कहा था उसे तफसील से लिखना था। उन्हें बयान रिटन फॉर्म में चाहिए थे। गुस्से के मारे वो लाल पीली होती जा रही थी। उसका सर दुखने लगा। किसी तरह से वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। तो रॉबर्ट ने भी उसकी परेशानी समझी। उसे फॉर्म देके घर भेज दिया कि घर से आराम से लिख के लाना।
अगले दिन उसे नया कमरा मिल गया था। इस कमरे से वो सामान वगैरह नए कमरे में शिफ्ट कर ही रही थी। तभी उसकी फॉस्टर्स मदर कॉलिन भी उसका हाल चाल लेने आई, थोड़ा लाड प्यार दिखाया और तभी वो बेडशीट लेने के लिए मॉल में पहुंच गई। मैरी अब मॉल में इतना खुश नजर आ रही थी कि मानो जैसे उसके साथ कभी कुछ हुआ ही ना हो। वो अब अपनी फेवरेट बेडशीट ढूंढते ढूंढते मॉल के एक क्रू से पूछने लगी कि यहाँ पे पहले एक टाइप की बेडशीट लगी हुई थी, क्या आप गोडाउन में चेक कर सकती हैं? लेकिन क्रू मेंबर ने बिना चेक के ही बता दिया कि खत्म हो गया है, जिसपे मैरी भड़क के उसे झगड़ा करने लगी। उसकी मदर कॉलिन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जिद पकड़ के बैठ गई कि उसे वही बेडशीट चाहिए और फिर गुस्से से यहाँ से चली गई। उसके मूड को समझना हर किसी की बस की बात नहीं थी। जूते पहन के बेड पे चढ़ जाना, हद से ज्यादा शरारत करना, ये सब तो उसके खून में शामिल था। कॉलिन ने लाख समझाया लेकिन फिर भी वो जूते नहीं उतारी। इतने में उसकी खोज खबर लेने उसका काउंसलर आया। मैरी भी बेड पे लेट के उससे बातें करने लगी। कॉलिन ने लाख समझाया कि बैठ के बात करो, लेकिन वो कभी भी उनकी बात नहीं सुनती थी। वो बड़ी चंचल लड़की थी। रेप होने के बाद सभी लोग उसे मिलने के लिए इस तरह से आ रहे थे जैसा कि वो कोई सेलिब्रिटी हो। उसे क्या चाहिए, किसी चीज की कमी तो नहीं। हर कोई अपनी तरफ से हमदर्दी जता रहा था और रेप होने के बाद से वो दुखी होने के बजाय और खुश रहने लगी थी और उसे देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसका रेप हुआ है और उसे सहारे की जरूरत है। और इसीलिए भी कॉलिन वापस लौट गई और इसीलिए उन्होंने जूलियट को कॉल किया और सारा हाल कह सुनाया। जूलियट से रहा नहीं गया तो इसलिए उन्होंने डिटेक्टिव रॉबर्ट को कॉल किया। दरअसल जूलियट डिटेक्टिव रॉबर्ट को कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन शर्त ये थी कि इस मीटिंग के बारे में मैरी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए था। अब डिटेक्टिव रॉबर्ट भी मान जाते हैं कि ठीक है, ऐसे ही होगा। तकरीबन 2.5 साल पहले जूलियट ने अपने फर्स्ट फॉस्टर चाइल्ड के लिए अप्लाई किया था, ये सोच के कि उन्हें कोई छोटा बच्चा मिलेगा, लेकिन उन्हें एक 16 साल की लड़की मिल गई और जब वो 18 साल की हुई तो जिद करने लगी कि वो अलग घर में रहेगी। इस पे जूलियट ने भी उसे इजाज़त दे दी। और कुलीग और जूलियट से पहले मैरी जिन लोगों के साथ रहती थी वहाँ के हालात अच्छे नहीं थे और इस बात का मैरी के जहन पे भी गहरा असर हुआ था। वो अटेंशन हासिल करने के लिए ऐसी हरकतें करती जिससे सबका ध्यान उसी की तरफ हो और ताज्जुब की बात थी कि उसे ये सब कुछ नॉर्मल लगता था। अब जूलियट को डर था कहीं फेम वगैरह के पाने के चक्कर में उसने रेप की झूठी कहानी तो नहीं बनाई, क्योंकि उसे देख के तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उसके साथ रेप हुआ है। अब रॉबर्ट भी सोच में पड़ गई कि भाई ये क्या मामला है। जूलियट पूरे यकीन के साथ ये बात नहीं कह रही थी, बल्कि ये तो सिर्फ उसका एक गुमान था। मैरी के केस को पूरी तरह से स्टडी करने के लिए उसने रॉबर्ट को मैरी के बारे में एक केस फाइल दी जिसमें उसके फॉस्टर्स मदर की सारी डिटेल लिखी हुई थी। अब मैरी नेक्स्ट सुबह पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपने लिखे हुए बयान को जमा करवाती है। अब रॉबर्ट ने भी ध्यान से वो बयान पढ़ा जिसमें उसने लिखा था कि तो रेप के बाद उसने सबसे पहले अपने दोस्त कॉर्नर और फॉस्टर्स मदर जोलित को कॉल किया, बाद में अपने हाथ खोले। अब मैरी ने भी हाथ में हाँ मिलाया कि ऐसा ही हुआ था और बाद में उसने अपने हाथ खोले। अब हाथ बंधे हुए थे तो उसने कॉल कैसे किया, इस बात से रॉबर्ट को उस पर शक होने लगता है। अब मैरी के यहाँ से जाने के बाद रॉबर्ट कॉर्नर से मिले और उससे सारी तफसील पूछी कि रेप होने के बाद फोन पे उनके दरमियान क्या क्या बात हुई और ये भी कि मैरी सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड है या कोई और बात भी है। तो कॉर्नर ने बताता है कि पहले वो डेट करते थे और इसके बाद उन्होंने ब्रेकअप कर लिया और उनके दरमियान फोन में जो भी बात हुई वो रॉबर्ट को सब कुछ बता देता है। इधर मैरी ड्यूटी पे काम कर रही थी लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उलझन के मारे वो वैक्यूम क्लीनर की जगह प्रेशर कुकर का बॉक्स डाल रही थी और जिस वजह से उसे डांट भी सुननी पड़ी। थक हार के जो ही वो बैठी थी उसे रॉबर्ट का फिर से कॉल आया क्योंकि उसके बयान में कुछ गड़बड़ थी। अब रॉबर्ट भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैरी कहानी बना रही है या सच में उसके साथ रेप हुआ है, क्योंकि सचमुच अगर रेप हुआ होता तो उन्हें मैरी के कमरे से रेपिस्ट के फिंगरप्रिंट्स या कुछ सबूत तो मिला होता। अब सबूत का ना मिलना मैरी के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे थे। कुछ भी हो, मैरी की फाइल पढ़ने के बाद रॉबर्ट को बहुत अजीब सा लगा तो वो बोल पड़े कि बच्चों को पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। दरअसल उसकी माँ एडिक्ट थी और उसे डॉग फूड खिलाया करती थी और बाप उन्हें छोड़ के किसी और लेडी के साथ चला गया और यहाँ से उसके फॉस्टर केयर में रहने का सिलसिला शुरू हुआ। किसी के साथ 1 साल, किसी के 2 साल और यूं करते करते उसकी परवरिश हुई। बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने पाँव पे खड़ी हो पाई। फिर क्या था, डिटेक्टिव रॉबर्ट ने कहा तुम्हारी कहानी काफ़ी उलझी हुई है। फिर वो एक कहानी सुनाते हैं जो काफ़ी सुलझी हुई थी। एक लड़की जो अनाथ है, अकेली है, उसे कोई बात नहीं करता, कोई भाव नहीं देता और तो और उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया और अटेंशन पाने के लिए उसने रेप की एक झूठी कहानी बनाई ताकि उसे वो अटेंशन मिल सके, लोग उससे बात कर सकें, उसे नोटिस करें वगैरह वगैरह। और यही नहीं, तुम्हारी फॉस्टर्स माँ जूथियत को भी यही लग रहा है कि तुम अटेंशन पाने के लिए ये सब कुछ कर रही हो। इतना सब कुछ सुनने के बाद मैरी रोने
रोने लगी और इसके बाद डिटेक्टिव रॉबर्ट उसे पूछने लगे क्या कोई रेपिस्ट है जिसे हमें ढूंढना चाहिए। फिर जो उसने जवाब दिया, भाई साहब पूरा केस ही बदल गया। उसकी कहानी पूरी ही झूठी थी और रॉबर्ट ने कहा कि जाने से पहले उसे नया वाला बयान लिख के देना होगा और जिसके बाद वो जा सकती है। अब मैरी ने अपना बयान लिखना शुरू किया। अब लिखने के बाद पुलिस वाले उसके लिए पानी और चिप्स लाए और कहा कि तुम अब जा सकती हो। लेकिन तभी पता चला कि बयान में उसने फिर से गड़बड़ी कर दी है। इस बार उसने लिखा था कि मैंने सपने में देखा कि मेरा रेप हुआ है और जब जागी तो सपना सच सा लगा। अब रॉबर्ट ने उसे फिर से बिठा दिया और उसे कहा थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि कोई रेपिस्ट नहीं है, तो फिर से सपने देखने वाली बात कहाँ से आ गई। आखिरकार उसे क्लियर कट लिख के देना पड़ा कि उसका रेप नहीं हुआ है। मुंह लटका के बस में पहुंची और सीधे अपनी फोस्टर मदर जूलियट के घर आई। और वो यहाँ पे आके बहुत गुस्सा करने लगी कि पुलिस वालों को क्यों कहा कि मेरे रेप की कहानी झूठी है। जूलियट समझाती रहेगी कि उन्होंने सिर्फ उसके बैकग्राउंड के बारे में पुलिस वालों को बताया था, लेकिन मैरी ने उनकी एक नहीं सुनी। अपनी साइकिल छीन के बारिश में भीगती हुई अपने घर तक जा पहुंची। अब सुबह के वक्त काउंसलर उसे बुला के डांट डपट करने लगे कि उसने बहुत गलत हरकत की है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर किसी और लड़की के साथ छेड़खानी हुई तो पुलिस वाले यही समझेंगे कि यहाँ के बच्चे झूठी कहानियां बनाते हैं। जिसके बाद मैरी ने जो कुछ बताया, इसके बाद दोबारा से वो पुलिस स्टेशन पहुँच गए। मैरी ने कहा कि मेरी कहानी झूठी नहीं है, मेरा रेप हुआ है। अब ये सुन के पुलिस इंस्पेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि अब ये मामला पुलिस लाइव डिटेक्टिव के पास जाएगा और कंप्यूटर सिर्फ एक बार सवाल पूछेगा कि रेप हुआ है या नहीं। तो अगर तुमने गलती से भी ना कहा तो ये साबित हो जाएगा कि तुमने रेप की झूठी कहानी बनाई है और फिर तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस का टाइम खराब करना क्राइम है। और इसके बाद वो पैसे जो गवर्नमेंट से तुम्हें मिलते हैं इन पे भी असर पड़ेगा और शायद तुम्हें सरकारी डिपार्टमेंट से भी बाहर निकाल दिया जाए। और इसलिए बहुत सोच समझ के फैसला करना। ऐसा करने से तो वो रोड पे आ जाएगी, तो क्या फायदा रिस्क लेने से। उसे कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं करना, उसकी कहानी झूठी है। और अब जब मैरी घर वापस आए तो जिस तरह से रेप के बाद सभी लोग उससे सिंपैथी करने के लिए आए थे, इसी तरह गालियां सुनाने भी आ गए। बारी बारी सभी ने उसके बहुत इंसल्ट की। इस पे वो कुछ कहना तो चाह रही थी, लेकिन उसके हलक से आवाज ही नहीं आई। अब अगले ही पल सब चले गए और यूं लगा कि जैसे सब खत्म हो गया हो। अगले रोज पुलिस ऑफिसर ने मैरी के केस को ऑफिशियली रूप से बंद कर दिया। अब तक मैरी के झूठे रेप की कहानी मीडिया पे फैल चुकी थी। इन सब बातों से मैरी की न सिर्फ ज़हनी हालत पे असर पड़ रहा था, बल्कि उसका काम भी मुतासिर हो रहा था। अभी तक हम अमेरिका के शहर लिनवुड में मैरी की कहानी को देख रहे थे, लेकिन अब कहानी कोलोराडो रॉज में शिफ्ट होती है। वैसे इन दोनों शहर के दरमियान का रास्ता 20 घंटे का था। कोलोराडो राज के अंदर एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट के साथ रेप का मामला पेश आया है। डिटेक्टिव कैरम विक्टिम का बयान लेने के लिए पहुंच चुकी हैं और इस लड़की का नाम है एम्बर, जो कि शिकागो की रहने वाली है। उसे हाई स्कूल के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो घर छोड़ के उसे यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा। ये इस किराए के डिपार्टमेंट में अकेली रहती थी। अपने बयान में अमर ने बताया कि वो रात देर तक जागते हुए अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और इसीलिए वो रात को देर से सोई और जब सो गई तो एक निकाब पोश उसके कमरे में आया। फिर उसने एम्बर के शू लेसेस के साथ ही एम्बर के पाँव को बांधा और 4 घंटे तक उसका रेप किया। रेप के दौरान एम्बर भी जताने लगी कि वो उसका साथ दे रही है और उसके बारे में पूछने लगी, तो उसने बताया कि वो ट्रैवल करता रहता है, उसे घूमना पसंद है और उसे 4 जुबानें आती हैं और तकरीबन उसकी हाइट 6 फुट रही होगी। रंग गोरा, आंखें ब्राउन और उसके बाएं पांव पर बर्थ मार्क था। डिटेक्टिव कैरन ने सबूत ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक जूते के निशान के अलावा उन्हें कुछ न मिला। घर में जबरदस्ती घुसने के और रेप करने के भी सबूत न मिले। उसने हैंड ग्लव्स पहने हुए थे और इससे फिंगरप्रिंट्स मिलने के चांसेस ही नहीं थे और रेप वगैरह के बाद उसका DNA वगैरह छूट ना जाए, और इसलिए उसने एम्बर को 20 मिनट तक अच्छे से नहलाया। उसकी बेडशीट, अंडरगारमेंट वगैरह सब लेके भाग गया ताकि उस पे स्पर्म वगैरह जो भी गिरा होगा वो पुलिस के हाथ ना लगे। यानी उनका पाला एक ऐसे पराती से पड़ा था जो रेप वगैरह करने के बाद सबूत मिटाने में माहिर था। बयान लेने के बाद एम्बर का मेडिकल वगैरह सब कुछ हुआ, जिसके बाद वो अपने क्लासमेट के घर गई, क्योंकि जब तक उसके कमरे की जांच पड़ताल नहीं होती उसे रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। उसके रहने का जुगाड़ हो गया तो डिटेक्टिव कैरन भी यहाँ से चली गई। अब मैरी अपनी फोस्टर्स मदर कोलिन के घर जाती है। तकरीबन 8 बजे मैरी कोलिन के घर जाती है। अब घर पे कोलिन नहीं थी, वो कहीं गई हुई थी, लेकिन उसके फोस्टर फादर घर पे थे। उसे देखते ही गले लगा लेते हैं। अब मैरी ने उन्हें बताया कि उसने नई वाली मूवी देखनी है, लेकिन उसके फोस्टर फादर ने ये कहते हुए मना कर दिया कि कोलिन घर पे नहीं है, उसके वापस चले जाना ही ठीक होगा।
अब मैरी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पहले तो कभी रोक टोक नहीं थी। तो दरअसल बात ये थी कि मैरी के फादर को उसके साथ रहने में डर लग रहा था, क्योंकि कल को अगर उसने ये बोल दिया कि उसके फॉस्टर फादर ने उसके साथ कुछ गलत किया है तो उनकी माशरे में क्या इज्जत रहेगी। उसके जैसे बहुत से यतीम बच्चों की उन्हें परवरिश करनी थी। उनके करैक्टर पे एक दाग भी उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वो बड़े प्यार से उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो उनकी मजबूरी को समझे, और जब कोलिन यहाँ पे रहे तो वो बेधड़क कभी भी यहाँ पे आ सकती है। इतना तो उन्होंने उससे जरूर कहा। मैरी अब समझ चुकी थी कि सब उस पर अपना एतमाद खो चुके हैं, अब वो कहीं की नहीं रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब डिटेक्टिव कैरन काम खत्म करके घर वापस लौटती हैं तो हमें पता लगता है कि उनकी 2 बेटियां भी हैं और हस्बैंड पुलिस ऑफिसर है। खाना खाने के दौरान आज के केस के बारे में बात करना शुरू की तो बात करती ही चली गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना चालाक अपराधी कौन हो सकता है जिसने न सिर्फ मेला का पिलो कवर, बेडशीट, अंडरगारमेंट्स सब लेके गायब हो गया। तब तक नहलाया जब तक कि उसके जिस्म से डीएनए निकल ना जाए। इस पे मैक्स ने कहा कि वो जरूर कोई पुलिस डिपार्टमेंट का ही आदमी होगा। वैसे इस तरह का पुलिस केस मैक्स के पुलिस स्टेशन में भी आया था और मैक्स ने उसे ये भी कहा कि उसे डिटेक्टिव ग्रेस से बात करनी चाहिए। डिटेक्टिव ग्रेस वैसे तो बहुत होनहार पुलिस ऑफिसर थी, उनके चुंगल से कोई मुजरिम बच नहीं पाता था, लेकिन इस बार वो भी परेशान हो चुकी थी। उन्होंने बहुत सी इन्वेस्टिगेशन की लेकिन कोई भी नतीजा ना निकला। इतने में डिटेक्टिव कैरन भी उनसे मिलने पहुंच गई और अपने केस यानी एम्बर के केस के बारे में सारी डिटेल उन्हें बताई। और डिटेक्टिव ग्रेस भी इस बात पे हैरान थी कि उनके केस में भी रेपियस ने लड़की को तब तक नहलाया जबकि उसके जिस्म से डीएनए न निकल गया हो और लेसेस के साथ उसे बांधा और यहाँ तक के पिलो और बेड कवर भी लेके चला गया। अब ग्रेस अपने विक्टिम सारा के पास पहुंची। ये औरत तकरीबन 50 साल की थी। उनके साथ रेप हुए तकरीबन 1 मंथ हो चुका था। ग्रेस काफी ज्यादा उदास थी कि अभी तक वो रेपियस को पकड़ नहीं सकी। इसके बाद सारा ने उन्हें एक और बात बताई कि रेप होने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि उनका एक कैमरा गायब हो चुका है। वो पिंक कलर का सोनी का कैमरा था। शायद वो रेपियस उसे चुरा के ले गया। बाहर निकलते हुए कैरन ने ग्रेस को बताया कि वो पिंक कलर का कैमरा ही था जिसके जरिए से उसने ग्रेस की तस्वीरें खींची, जिसका मतलब साफ जाहिर था कि उसने पहले सारा का रेप किया, उसके घर से कैमरा चुराया और फिर उसका यूज एम्बर पर किया, यानी दोनों का रेप एक ही आदमी ने किया है। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव ग्रेस को देखते हैं जो अपने शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों को बेचने और खरीदने की सारी दुकानों को छान मारती हैं, लेकिन उन्हें पिंक कलर का सोनी का कैमरा कहीं नहीं मिलता जो कि किसी शख्स ने महीने के अंदर बेची हो। दूसरी तरफ डिटेक्टिव कैरन भी काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन उनके माइंड में एक आइडिया क्लिक कर जाता है। जिस तरह से वो रेपिस्ट सबूत वगैरह मिटाने में काफी कुछ जानता है, इस तरह से वो ये भी जानता होगा कि एक जिले की पुलिस दूसरे जिले की पुलिस के मामले में इंटरफेयर नहीं करती। मान लो अगर ये रेपिस्ट एक जिले में एक, दूसरे जिले में दूसरा और तीसरे जिले में तीसरा रेप करता जाए तो इस जिले की पुलिस रेपिस्ट को ढूंढती रहेगी, लेकिन ये कभी पता नहीं कर पाएगी कि वो रेपिस्ट एक सीरियस रेपिस्ट है। न्यूज वगैरह या फिर इत्तेफाक से ही पता लग सकता है, जिस तरह से कैरन को मैक्स के जरिए से पता लगा था। फिर क्या था, कैरन ने 2006 से अभी तक के सारे रेपिस्ट का डेटा निकाला। अब ये वो लिस्ट लेके ग्रेस के पास पहुंच गई। उसे देख के पहले तो ग्रेस थोड़ी सी परेशान हो गई। बाद में कैरन का आइडिया सुनने के बाद ग्रेस उससे बहुत खुश हुई और दोनों ने वादा किया कि वो इस रेपिस्ट को ढूंढ के ही रहेंगी। अब वो इस लिस्ट को आधा आधा बांट के इन सब के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगी। नेक्स्ट सुबह ग्रेस की लिस्ट से 2 ऐसे रेपिस्ट निकले। पहले लड़कियों को शू लेसेस से बांधा, फिर उनका 20 मिनट तक रेप किया, फिर उनको नहलाया और इसके बाद पिलो कवर, बेडशीट और अंडरगारमेंट्स लेके वहाँ से भाग गया। उनमें एक 65 साल की बुजुर्ग औरत भी थी। अब ये दोनों उस बुजुर्ग औरत के पास पहुंची। इनके रेप केस की अगर बात की जाए तो उनके साथ भी सेम वही हुआ था जिस तरह से एम्बर और सारा के साथ हुआ था। उन्हें भी 1 मिनट के लिए ऐसा लगा था जैसे वो शख्स उन्हें टब में डिब्बो के मारने लगा है। वो काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन उन्हें सिर्फ नहाने को बोला। फिर यहाँ से पूछताछ करने के बाद वो उन लोगों का डेटा इकट्ठा करने लगी जिन पे कभी रेप अटेम्प्ट का इल्जाम लगा था। इधर जब मैरी को देखते हैं वो अपने घर वापस आती है तो उसे एक लिफाफा दिया जाता है जो कि मैरी के नाम से आज ही आया था। अब उसे पता लगता है कि पुलिस वालों ने उस पे फॉल्स रिपोर्ट करवाने के सिलसिले में चार्ज ठोक दिया था। अब मैरी परेशान हो जाती है कि अगर उस पे क्रिमिनल चार्ज लगा तो उसका कैरियर बनने से पहले ही खराब हो जाएगा और आज शाम 5 बजे तक उसे अपने लॉयर के साथ कोर्ट में हाजिर होना होगा। अब मैरी बहुत परेशान होगी कि उसके पास तो कोई वकील नहीं था। अब मैरी एक सरकारी वकील के पास जाती है। पहले तो वो वकील उसकी बात सुनने को राजी नहीं था, बाद में वो मैरी पे तरस खाते हुए उसका साथ देने को राजी हो जाते हैं। अब ये जज शाम 5 बजे मैरी को लेके कोर्ट में
हाजिर होते हैं। अब यहाँ पे उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने फॉल्स रिपोर्ट लिखवाया था, क्या तुम अपना जुर्म कबूल करती हो? और वो चुपचाप पड़ी रही। उसने जुर्म स्वीकार नहीं किया और इसलिए उसे 30 दिन बाद की अगली तारीख दे दी गई। अब मैरी के पास 30 दिन का तो टाइम था जिसमें उसका लॉयर कुछ ना कुछ तो कर ही सकता था। अब मजीद इन्वेस्टिगेशन पे डिटेक्टिव ग्रेस को पता लगता है 1 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन हुआ था कि रेपियस एक लिली नाम की लड़की के घर घुसा। ब्राउन आंखें, चेहरे पे नकाब, जबरदस्ती घर में घुसने के कोई निशान थे, कोई डीएनए का सबूत नहीं। अब मैरी से वो सरकारी अपार्टमेंट भी छीन लिया जाता है। अब वो अपनी मदर जूलियट के घर आ जाती है और उससे वादा करती है कि वो उसे ज्यादा तकलीफ नहीं देगी, बस 1 हफ्ते के अंदर दूसरी जॉब ढूंढ के अपने रहने पीने का सामान इकट्ठा कर लेगी। अब मजीद तहकीकात करने पे पता चलता है कि जिस जगह पे ये रेप हुए वहाँ पे एक व्हाइट कलर के ट्रक को घूमता हुआ देखा गया है। अब गाड़ी के नंबर प्लेट से उस शख्स का पता लगाया जाता है और उस पे नजर रखी जाती है ताकि जैसे ही वो अपने अगले शिकार को निकले तो उसे दबोच लिया जाए। अब अगली सुबह जब वो शख्स एक लड़की के साथ बाहर निकला और रेस्टोरेंट पहुंचा, कैरन और उसका साथी भी रेस्टोरेंट पहुंचे और फिर मौका पाते ही उस कप को सबूत के तौर पे अपने पास रख लिया। दूसरी तरफ ग्रेस घर की तलाशी लेने के लिए पहुंची कि अब घर खाली होगा, लेकिन वहाँ पे एक और शख्स मौजूद था और सफेद ट्रक का लाइसेंस उसी के नाम पे था। ग्रेस ने उसे बताया कि वो यहाँ पे आए दिन हुई चोरियों के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उसे एक चोर का स्केच भी दिया ताकि उसे रद्दी भर भी ये शक न हो कि वो उसी की जाँच पड़ताल के लिए यहाँ पे आए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैरी के वकील ने बीच का रास्ता निकाल लिया था। अगर वो 1 साल तक किसी तरह का जुर्म नहीं करती तो उसका रिकॉर्ड पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं और इसके लिए उसे पुलिस की सुपरविजन में रहना होगा। एक पुलिस अफसर होगा जो कि बिना परमिशन उसके घर कभी भी आ सकता है ताकि उसकी एक्टिविटीज पे नजर रखी जा सके और इसीलिए उसे हमेशा सावधान रहना होगा। एक थेरेपिस्ट दिया जाएगा और हफ्ते में एक बार उससे मिलना होगा और ये डिस्कस करना होगा कि उसने झूठी रिपोर्ट क्यों लिखवाई और इसके अलावा उसके झूठ की वजह से सिस्टम को $5 का नुकसान हुआ है जिसका जुर्माना उसे भरना होगा। और दूसरा तरीका और भी ज्यादा कठिन था कि साबित करो कि तुमने झूठी रिपोर्ट नहीं लिखवाई और अगर ऐसी सूरत में अगर केस हार गई तो तुम्हें जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी। हर मैरी ने मिन्नत समाजत करके अपनी फोस्टर मदर से पैसे उधार लिए। अब नेक्स्ट तारीख को वो कोर्ट के सामने हाजिर हुई, अपना जुर्म कबूल किया कि उसने झूठी रिपोर्ट लिखवाई है और फाइन भरा और बस अब 1 साल तक अगर वो इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करती तो उस पर से ये जुर्म मिटा दिया जाए। अब हम देखते हैं कि पुलिस भी पूरे जोरों के साथ मुजरिम की तलाश में थी। पहले उनके पास एक भी मुजरिम नहीं था और अब 2 सस्पेक्ट थे। वो दोनों भाई कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, क्या करते हैं, 2 जासूस उन पे नजर रखे हुए थे। तो पता चलता है कि उनमें से एक भाई जो मिलिट्री में रह चुका है और कहीं ज्यादा भाषा भी जानता है। आधी रात को खबर मिलती है कि जो एम्बर के घर से 7-8 डीएनए सेल मिले थे उनमें से एक भाई के डीएनए से मैच कर गए हैं, यानी इन दोनों भाइयों में से एक कोई अरबी है, क्योंकि आमतौर पे एक आदमी के डीएनए से पूरे परिवार का डीएनए मैच करता है। और अब इन दोनों भाइयों में से रेपिस्ट कौन है उन्हें खुद पता करना था। अगली सुबह पुलिस ने इन भाइयों के घर पे छापा मारा, इसके पाँव पे बेड मार्क चेक किया और दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ मैरी को दिखाया जाता है जो कि अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढ चुकी थी और उसे हर हफ्ते में एक बार थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता था। और इधर जब इस घर को चेक किया जाता है तो सबूतों की भरमार मिलती है। वो जिन भी लड़कियों का रेप करता उनके कपड़े अपने घर में ही लाके छुपा देता। मुजरिम ने अपने तौर पे पूरे सबूत मिटाने की कोशिश की थी। उन्हें कुछ मेमोरी कार्ड भी मिले लेकिन वो भी फॉर्मेट थे, लेकिन पुलिस वालों ने बहुत जल्द ही उस डेटा को रिकवर कर लिया। अब शाम के वक्त ये पुलिस वाले उन सारी फोटोज को देख रहे थे जिनको उसने रेप करने के दौरान खींचा था। तभी उन्हें एक छोटी लड़की की तस्वीर मिली जो कि कोई और नहीं बल्कि मैरी थी। और अगले दिन ग्रेस ने फोन करके ये सारी जानकारी डिटेक्टिव रॉबर्ट को दी और साथ ही साथ 8 फोटोज भी भेजे जो कि उसके रेप के दौरान लिए गए थे। अब रॉबर्ट कुछ बोल ही नहीं पाया, वो समझ चुके थे कि उनके हाथों बहुत भारी भूल हो चुकी है। अब वो इसके बाद फिर से मैरी के पास पहुंचे। पहले तो मैरी सोच में पड़ गई कि वो अब उससे यहाँ पे क्या लेने आए हैं। फिर रॉबर्ट ने उसे सीरियस रेपिस्ट के बारे में बताया और उसे उन 8 फोटोज के बारे में भी बताया, यानी वो सही कह रही थी और वो उससे माफी भी मांगते हैं कि सबूत ना मिलने की वजह से उनसे भूल हो चुकी है। और फिर स्टेट ऑफ ऑर्डर की तरफ से $500 का चेक पकड़ा के चल दिए। अब अगले दिन मैरी अपने वकील के पास पहुंची और उनसे पूछा कि उसे पुलिस वालों के खिलाफ केस करने के लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने उसे एक वकील का नंबर दिया जो इस तरह के केसेस को
देखते थे। तो मैरी ने उसे बताया कि इस चक्कर में उसकी नौकरी, उसका घर, उसके सारे दोस्त, फ्री काउंसलर सब कुछ चला गया। वो सिर्फ पुलिस वालों को इस बात का एहसास दिलाना चाहती है। खैर कार्रवाई आगे बढ़ी और कुछ दिनों के बाद उस मुजरिम को अदालत में पेश किया गया। यहाँ पे लिली ने भी अपना बयान दिया कि उसकी लाइफ इस बात से डिस्टर्ब हो चुकी है और अब इस मुजरिम को सजा दी गई। अब मैरी को गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट फ्राहम की गई। मैरी ने लाइसेंस बनवाया, एक गाड़ी खरीदी जैसा कि उसका कभी सपना रहा था और ये शहर छोड़ के किसी और शहर में शिफ्ट हो गई। और फिर एक दिन उसने डिटेक्टिव कैरन को कॉल किया और उन्हें थैंक्स बोला। वैसे तो वो मान चुकी थी कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते, लेकिन वो गलत थी।